में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में 12th की फिजिक्स एंड 10th की मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर की जाती है। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे रेगुलर आपके पास ये वीडियो। आज आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। हम सेलों के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सेलों के अंदर इलेक्ट्रोड होने से उनमें क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। यदि सेलों के कैथोड और एनोड को जोड़ दिया जाए तो उनको बाहर परिपथ में जो हम तार जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जो सेल के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा रहता है उसके अंदर भी एक प्रतिरोध पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज हम देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सूत्र की स्थापना क्या होती है। तो यहां पर हम हेडिंग डाले हुए हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं धारा में क्या संबंध है। या हम कह सकते हैं, हमको प्रश्न सीधा मिलता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट E बटे V माइनस 1 सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो सेल है, सॉल्व इसको कर लें तो हमारा जो सेल है, ये सेल E एक विद्युत वाहक बल और यहां पर एक छोटा प्रतिरोध मिलता है, ये E, और यहां पर ये हो जाता है R। ये मिलकर बनता है हमारा विद्युत सेल। ये विद्युत सेल हो गया। और यहां पर हम इनको अब बाह्य विभवांतर से हम इसको क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। बाह्य इसमें हम क्या जोड़ दें, प्रतिरोध जोड़ दें। तार से हम इनको जोड़ रहे हैं, ये R हो जाता है और एक हो जाता है कुंजी। ये क्या हो जाता है, कुंजी। अब इस तरह से इसमें जो धारा बहती है इनके बारे में हमको अब बताना है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, मान लो विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, E। विभवांतर जिसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर यहां पर भी है, तथा धारा यहां पर I। धारा यहां पर कितना है, I है। धारा कैसे बहते हैं, प्लस से माइनस की ओर, इधर बाह्य परिपथ में हमारा धारा जो है इस तरह से बहती है। तो ये जो धारा बह रही है ये धारा I है, और यहां पर मैं कहता हूं आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r है, तथा बाह्य प्रतिरोध जो हमारा आता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कैपिटल R का है। ये हमको इस सर्किट में दिया गया है। तो यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से बहने वाली धारा ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, धारा V अपान R का होता है। तो ये धारा का जो मान होगा, ये धारा इक्वल टू I इक्वल टू होता है यहां पर E बटे R प्लस स्मॉल r। समीकरण नंबर 1। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इसका अर्थ है E जब विद्युत वाहक बल लेते हैं तो ये कैसा होता है, खुला परिपथ में होता है। और जब टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं तो वहां पर क्या होती है, तार जुड़ा हुआ होता है। बाह्य परिपथ का अर्थ होता है जब हम सेलों को किसी चीज से, तारों से हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर आ जाता है E, और उसका कुल प्रतिरोध कितना हो रहा है, स्मॉल r, कैपिटल R। अब जब हम देखते हैं इसको किसी तार में जोड़ दें तो इसका जब विभवांतर की बात मैं लूंगा, जिसको मैंने टर्मिनल विभवांतर बात किया, तो V इक्वल टू कितना आता है, यहां पर R हो जाता है समीकरण नंबर 2। तो यहां पर हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 I इक्वल है, तो ये क्या हो गया, E अपान R प्लस R इक्वल टू यहां पर V अपान क्या आ गया, R। इस तरह से मैं इसका गुना कर दूं तो ये आ गया E R इक्वल टू वी आर
प्लस V स्मॉल आर। यहां पर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका पक्षांतर कर दूं तो R कॉमन हो जाएगा, E माइनस V इक्वल टू V इंटू आर। यहां पर मैं कह सकता हूं कि स्मॉल r इक्वल टू R E माइनस V अपॉन कैपिटल V। तो इस कैपिटल V ये दोनों पदों का है तो R इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल R E बटे V माइनस V बटे V और V बटे V इक्वल टू 1। तो R इक्वल टू कितना आ गया, R E अपॉन V माइनस 1। और यही हमको क्या करना था, ये हमको सिद्ध करना था। तो किसी भी सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो उसके बाह्य प्रतिरोध और उसके विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 के करीब करीब होता है। तो ये एक हमको फार्मूला मिला। इसी प्रकार मैं कई रूपों में इसके फार्मूलाओं को और डिराइव कर सकता हूं। जैसे मैं इक्वेशन 1 से लेता हूं, इक्वेशन 1 टू क्या फार्मूला आ जाता है, यहां पर मैं देखता हूं तो इसमें आ गया आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई। ये हमारा एक फार्मूला आ जाता है। इसको डायरेक्ट तो ये रिलेशंस यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये क्या आ गया, E इक्वल टू आई कॉमन ले लूं तो R प्लस आर। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा आ जाता है। यहां पर क्या कह सकते हैं हम, इन सभी में आपस में संबंध दर्शाना है तो E इक्वल टू क्या होंगे, आई आर प्लस आर। यदि हमको किसी गणित में विद्युत वाहक बल निकालना हो और धारा का मान और दोनों प्रतिरोधों को दिया है तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर क्या था, टर्मिनल विभवांतर भी दिया रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फार्मूला जो है आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मान क्या होगा, हमारा एक समीकरण दूसरा भी है, समीकरण 2, इसके द्वारा क्या हो रहा है हम देखते हैं, V इक्वल टू आई आर हो रहा है। V इक्वल टू कितना आ रहा है, आई आर के बराबर यहां पर आ रहा है। तो इसमें भी मैं E का वैल्यू यदि मैं रख देता हूं, आई आर इक्वल टू V, आई आर यहां पर मैं रख देता तो ये क्या हो जाता है, ये फार्मूला जो होता है आई आर इक्वल टू मैं V रख दूं तो V प्लस आई स्मॉल आर इंटू ई। तो यहां पर मैं कह सकता हूं प्रवाहित होने वाली धारा E माइनस V अपान स्मॉल आर, ये भी एक फार्मूला होता है जिसको हम अगला भाग 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और इसको मैं कह दूं 5। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यहां पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किरचॉफ सलाह, ओम के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि किसी भी जटिल परिपथ को समझने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1842 में उन्होंने 2 नियम का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने 2 नियम दिया, एक प्रथम नियम दिया और दूसरा द्वितीय नियम दिया। तो उन्होंने एक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ है, इलेक्ट्रिकल परिपथ है, इन परिपथों को समझने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया। तो प्रथम नियम क्या कहलाता है, प्रथम नियम कहलाता है संधि का नियम, जंक्शन लॉ। तो इसके अनुसार क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा प्रथम नियम है। अर्थात मैं कहता हूं कुल I इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां पर कुछ संधि जो होता है, किसी भी हम जब परिपथ बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, संधि होता है। एक ही बिंदु से करंट धारा अंदर की ओर आता है और बाहर की ओर भी जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ में संधि कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। और इन जंक्शन में जब बहने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है, जैसे मैं कह दूं यहां पर एक I1 धारा अंदर की ओर आ रही है, ये संधि है O। यहां पर मैं कह सकता हूं I2 धारा बाहर जा रही है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि I3 धारा भी बाहर जा रही है और I4 धारा अंदर आ रही है, I5 धारा बाहर जा रही है। तो ये इस तरह से एक ही संधि पर आपको 5 जो धारा है वो या तो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है।
तो यहां पर किरचॉफ ने प्रथम नियम जो दिया उसके अनुसार क्या होता है, संधि के ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा कौन कौन सी है, पहला उन्होंने शर्त उन्होंने डिसाइड किया, पहला होता है कि संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और संधि से दूर जाने वाली धारा, दूसरा उन्होंने कहा संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव होती है। यानी इस तरह से मैं कह सकता हूं कि I1 धनात्मक होगा क्योंकि ये संधि की ओर आ रहा है, माइनस होगा I2 क्योंकि ये संधि से दूर जा रहा है, माइनस होगा I3 क्योंकि ये भी संधि से दूर जा रहा है, I4 प्लस होगा क्योंकि वो संधि की ओर आ रहा है, I5 माइनस होगा, ये संधि से दूर जा रहा है। अर्थात हमारा नियम अनुसार क्या होगा, संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो ये हो जाता है। इस तरह से मैं माइनस को उधर ले लूं तो क्या हो गया, I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। इस तरह से मैं कह सकता हूं जितनी भी धारा संधि पर आ रही है उतनी ही धारा संधि से दूर जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जितने आवेश आ रहा है उतने आवेश दूर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो किरचॉफ का लॉ क्या है, ये जो नियम में पूछा जाता है इसको मैं तीसरा पॉइंट लिख सकता हूं कि ये किस संरक्षण पर आधारित है, तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित नियम है। आवेश संरक्षण है, आवेश जितना है वो आ रहा है और उतना ही संरक्षण नियम पर आधारित है, ये प्रायः पूछा जाता है कि ये किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है कि आवेश कहीं पर नहीं होता। यही कारण है कि किसी भी संधि पर आपको गर्म उतना नहीं मिल पाता, नहीं तो क्या होता है, संधि पर धारा आ रही है तो गर्म होकर वो संधि टूट जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। इस जटिल सर्किट को समझाने के लिए किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया। अब हम दूसरा देखते हैं, द्वितीय नियम दिया। तो पहला नियम तो बहुत ही आसान था, द्वितीय नियम आपको समझना है जिसको कहते हैं बंद पाश, यानी किसी भी सर्किट को समझना है तो एक बंद सर्किट की बात करते हैं। इस कारण से इस किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं, लूप्स लॉ भी कहलाया जाता है। ये तो लूप्स लॉ क्या कहलाता है कि किसी बंद पाश में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित धारा और प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर तो द्वितीय नियम क्या है, यहां पर नियम हम लिखना चाहते हैं तो किसी बंद पास में, किसी बंद पास क्लोज सर्किट, बंद पास मीन्स क्या होता है, क्लोज सर्किट में धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर कहने का आशय क्या है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा, यहां पर आई ये जो होगा आर, ये द्वितीय नियम हमारे पास आ जाता है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो इनकी व्याख्या के लिए हम जब देखते हैं तो यहां पर एक सर्किट बना लेते हैं, जहां पर सर्किट का ये सर्किट हम बना ले, यहां पर एक विद्युत वाहक बल लगा देते हैं और एक ये प्रतिरोध लग गया, ये हो गया R1, ये हो गया E1। यहां पर हम दूसरा विद्युत वाहक बल लगा देते हैं E2, ये प्रतिरोध हो गया R2,
और इस तरह से यहां पर सिर्फ मैं प्रतिरोध यहां पर डाल देता हूं एक R3। ये हो गया A, यहां पर मैं कह दूं B, C, D, E और ये हो गया सीधा F। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो धारा जाएगा, इधर से जो धारा जाएगा वो होगा I1 और इससे जो धारा जाएगा वो होगा I2। और इस तरह से दोनों धारा इधर से आ रहा है तो ये यहां पर आ जाएगा I1 प्लस I2। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी बंद पास, तो यहां पर हम एक्सप्लेन इसको करते हैं। तो बंद पास क्या मिल रहा है मेरे को? पहला बंद पास आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस बंद पास को एंटी क्लॉकवाइज नंबर 1 कर दूं और इस बंद पास का नाम नंबर 2 डाल दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं या क्लॉकवाइज आ रहे हैं, दोनों का मान सेम आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद पास कौन सा आ रहा है? बंद पास, मैं इस बंद पास के नाम बता दूं। ये चूंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो बंद पास मेरा बन रहा है यहां पर A, फिर बन रहा है D, फिर बन रहा है C, फिर A, B और A। तो बंद पास मेरा A, B, C, B, A। यहां पर क्या होगा? मैंने कहा है कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, उनमें लगा कुल विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या है? E1 माइनस E2 इक्वल, अब यहां पर E2 ये मैं कह सकता हूं I1 R1 और यहां पर मैं कह सकता हूं माइनस I2 R2। ये इस बात को आपको समझना है। तो इस बात को समझना है कौन सा प्लस हो गया और कौन सा माइनस हो गया। तो हम किसी भी एकदम बिग जो सर्किट होता है, जो कि क्लोज सर्किट होता है, बंद पास, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो लागू होता है उसके लिए बंद पास जरूरी है। खुला पास होगा तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बंद पास मैंने बनाया इधर, तो ये धन क्यों हुआ, ऋण क्यों हुआ? तो इसके पीछे तर्क हम दे सकते हैं। पहला हमारा तर्क होता है, यदि किसी विद्युत वाहक बल यानी बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जारी है, यानी क्लोज सर्किट मैंने ऐसे ही लिया, तो ये विद्युत वाहक बल जो होगा धनात्मक होगा। एक ऐसा होगा धनात्मक होगा। तो ये देखो E1 धनात्मक, क्योंकि ये मैंने बंद पास लिया माइनस से प्लस की ओर। ये क्यों ऋणात्मक हो गया? देख लो, इसका मैंने जो ये लिया परिपथ लिया उसको धन से ऋण, तो जस्ट इसका उल्टा, ऋण से धन जा रहा है धनात्मक होगा और धन से ऋण जाएगा, धन से कहां जा रहा है? ऋण जा रहा है, तो ये हो गया ऋणात्मक। ये माइनर पॉइंट आपको समझना है। इसी प्रकार से यदि आपने बंद पास की दिशा धारा की दिशा में आपने दिया है, यानी दूसरी बात मैं यहां पर लिख सकता हूं, बंद पास की दिशा धारा की दिशा है, तो I गुना R का मान धनात्मक होगा और इसके जस्ट विपरीत होगा, वो क्या होगा? ऋणात्मक। तो यहां पर मैंने देखा है, देखो बंद पास मैंने लिया 1 इधर, I1 की दिशा में लिया है, तो I1 R1 इक्वल टू पॉजिटिव, और यहां पर जस्ट देख लो उलट गया, I2 R2 इक्वल टू क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है, चिन्ह और परिपाटी को भी ध्यान रखना है, तभी आपसे ये सर्किट हल होगा। दूसरा हम देखते हैं, बंद पास मेरे पास है, बंद पास दूसरा बंद पास मैंने क्या लिया? वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज लिया, यानी क्या हो गया? D E F C D। तो ये बंद पास में क्या हो रहा है? इसमें भी देख लो, यहां पर सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल लगा है और उसकी दिशा क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मान आ जाएगा E2 इक्वल टू क्या आया? ये देखो इसकी दिशा में है I2 R2 माइनस, ये देखो माइनस क्यों? यहां पर भी देख लो, इसकी बंद पास की दिशा इस धारा की दिशा में, और ये धारा का मान कितना है? I1 प्लस I2 इंटू R3।
ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो इस तरह से हमारा किरचॉफ का जो नियम है वो इस तरह से बंद सर्किट में हम करते हैं। इस तरह से हमको इनको बताना होता है। तो यहां पर भी हमको बताना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो इसको कहा जाता है, ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कौन सा संरक्षण है? ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा संरक्षित हो रहा है कि बैटरी से जो जाने वाली ऊर्जा है उस तार से बहने रही। तो इस तरह से हम देखते हैं किरचॉफ का दो नियम होता है और दोनों नियम को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। 1842 में व्हीटस्टोन ने एक सेतु का निर्माण किया जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। उन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिया और 4 प्रतिरोध समानांतर चतुर्भुज की चारों आसन्न भुजाओं पर लगाया और उन्होंने अध्ययन किया कि जब ये चारों प्रतिरोध जो है उनके आसन्न भुजाओं पर लगा दी जाती है तो उनके भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया? उन्होंने व्हीटस्टोन ने जो है इस तरह से उन्होंने एक प्रतिरोध लिया, समानांतर चतुर्भुज P लिया, यहां पर उन्होंने Q लिया, Q, ये प्रतिरोध उन्होंने यहां पर R लिया और यहां से उन्होंने एक और प्रतिरोध जिसको उन्होंने S लिया, ये S। इस तरह से इसके पास जो मिला ये सिरा A कहलाया, ये B, ये C और ये क्या कहलाया? D। तो उसके विकर्णों को उन्होंने जोड़ दिया। यहां पर इसको एक मुख्य परिपथ जिसमें बैटरी लगा दिया और यहां पर एक कुंजी लगा दिया K1 और इनसे जोड़ दिया बैटरी। E धारा इस तरह से बहेगी I, क्योंकि ये धन सिरा होगा, ये ऋण सिरा होगा। इस तरह से जो I धारा यहां पर जाकर ये बढ़ गया, ये I1 हो गया और इधर हो गया I2। क्यों I2 हुआ? क्योंकि उन्होंने व्हीटस्टोन ने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और गैल्वेनोमीटर के बाद यहां पर उन्होंने फिर से एक क्या कर दिया? कुंजी लगा दिया, जिस कुंजी को हम कहेंगे K2। ये कुंजी इस तरह से भी दर्शाया जाता है, यहां पर भी आप चाहो तो ऐसे ही दर्शा सकते हो। ये चलिए ये ऐसा, ये इस पर चिपकेगा तो ऑन हो जाएगा K1 K2। तो ये धारा यहां पर इस तरह से बढ़ गया I किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, तो ये धारा बनता है IG। तो यहां पर धारा गया I3 और यहां पर धारा हो गया I4। तो किरचॉफ ने क्या किया? इस तरह से उन्होंने किरचॉफ ने कहा, तो किरचॉफ ने बैलेंस किया कि नियम तहत उन्होंने क्या? आसन्न भुजाओं का प्रतिरोध किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हुआ? P/Q इक्वल टू क्या होता है? R/S। तो P/Q यानी P अनुपात Q, R अनुपात S। तो इस तरह से ये बैलेंस होता है। तो बैलेंस होने से उन्होंने कहा कि IG से कोई धारा नहीं बहती, क्योंकि आपको मालूम है यदि किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर हो जाए तो विभवांतर बराबर होगा तो कोई धारा बहेगी नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? B और D के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा तो IG से कोई धारा नहीं बहेगी। इन शर्तों का उपयोग हम बार बार करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर देखें कि इसकी व्युत्पत्ति मैं करा लूं, तो व्युत्पत्ति क्या होगा? तो सबसे पहले जो शब्दों की व्याख्या हम बिंदु B पर, मैं बिंदु B पर ले लूं, B पर किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम द्वारा क्या होगा? किरचॉफ का पहला नियम, ये I1 धारा आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, धनात्मक होगा और ये I2 धारा बाहर जा रही है, IG धारा भी बाहर जा रही है, इस कारण से ऋणात्मक 0। तो ये आ गया I1 इक्वल टू I2 प्लस IG। पक्षांतर मैंने कर दिया। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में मैं अभी अभी बात किया था, IG इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया? I2 इक्वेशन, इसको हम पहला लेके चले, ये इक्वेशन हमारा पहला आ गया। वेरी सिंपल, व्हीटस्टोन ब्रिज। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, भौतिक बहुत ही सरल है, आप आसानी से देखते जाइए। इसी प्रकार बिंदु D पर हम देखें, बिंदु D पर पुनः किरचॉफ के पहला नियम हम लगा दे प्रथम नियम द्वारा। क्या होगा? प्रथम नियम द्वारा
वही बात आएगा। इस बिंदु पर हम देखते I3 आ रहा है तो ये I3 धनात्मक, IG भी आ रहा है तो IG धनात्मक, I4 बाहर जा रहा है तो ये ऋणात्मक, इस तरह से 0, तो I3 प्लस IG इक्वल टू क्या आ गया I4। इस तरह से मैं कहता हूं संतुलन फिर से यहां पर है, संतुलन की स्थिति है तो यहां पर क्या हो गया, संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया I3 इक्वल टू क्या आ गया I4। ये मैं इसको समीकरण नंबर दूसरा ले सकता हूं। अब मेरे पास बचा क्या है, इस ब्रिजस्टोन ब्रिज में क्या बचा है हमारे पास, उसका किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैंने कहा था कि क्लोज यदि सर्किट है, बंद परिपथ है, तो उन बंद परिपथ को समझने के लिए हम किरचॉफ का नियम का उपयोग करते हैं। तो यहां पर मेरे को बंद परिपथ लेना पड़ेगा, ये बंद परिपथ नंबर 1 और ये हो गया बंद परिपथ नंबर 2। तो यहां पर मैं कह दूं बंद पास, मेरे को नाम देना है इसकी, मैंने इस तरह से लिया तो क्या हो रहा है A D B A में, तो इस तरह से मैं ले लूं तो इस बंद परिपथ में क्या हो रहा है, देख लो धारा इधर जा रहा है और वो इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, इस बंद परिपथ को मैंने ऐसा लिया तो यहां पर धारा की विपरीत दिशा में मैं चल रहा हूं तो -I1P -I1, और ये धारा की दिशा में जा रहा हूं तो ये क्या हो गया +I3R। यहां पर देखो ये मैं इसमें भी धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो ये -G इंटू जी इक्वल टू, यहां पर कोई विद्युत वाहक बल लगा है क्या, नहीं, विद्युत वाहक बल कहां लगा है, बाहर परिपथ में लगा है, इस कारण से यहां पर कुल विद्युत वाहक बल कितना आ गया 0। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं जो माइनस है उसको इधर ले चलूं तो मैं इसको पक्षांतर कर दिया तो मैंने I1P प्लस IgG इक्वल टू क्या हो गया I3R। संतुलन की स्थिति में आपको पता है, संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू क्या हो जाता है 0, तो ये धारा 0 हो गया, तो मेरे को क्या मिला I1P इक्वल टू I3R मिला। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा नंबर का समीकरण मिला। इसी प्रकार मैं दूसरा बंद पास ले लूं, बंद पास किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए बंद पास मैंने क्या लिया है 2 में, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसका दिशा मैं कह दूं तो बंद पास आया B D C B में, है ना, B D C B में, ऐसा मैंने लिया है। जैसा भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी ले सकते हो, वही आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये धारा की दिशा है, देख लो, तो धारा की दिशा होगा धनात्मक होगा IgG, यहां पर देखो ये भी धारा की दिशा है, ये भी धनात्मक होगा I4S, और ये देखिए माइनस, धारा की दिशा के विपरीत आपने बंद पास लिया तो ये हो गया -I2, ये हो गया Q इक्वल टू, यहां पर भी कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, इस कारण से क्या होता है 0 होता है। तो हम कह सकते हैं माइनस को उधर ले ले तो I2Q इक्वल टू IgG प्लस I4S। संतुलन की स्थिति में फिर से वही बात आ रहा है, संतुलन मैं लिख नहीं रहा हूं, Ig इक्वल टू क्या होता है 0, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहती, तो क्या हो रहा है I2Q इक्वल टू I4S, समीकरण नंबर ये आ गया 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास समीकरण 3 आया और समीकरण 4 आया। कुछ स्थिति को आपने देख लिया तो मैं मिटा देता हूं, यहां पर का छोटा सा हिस्सा को मैं मिटा देता हूं तो आपको मिल जाएगा कि ये क्या होने वाला है। मैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग कर दूं, समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4 इक्वेशन 4, तो क्या आया I1P इक्वल टू I3R, यहां पर क्या हुआ I2Q इक्वल टू आ गया है I4S। तो मैंने यहां पर 2 इक्वेशन निकाला था, क्या निकाला था I1 इक्वल टू I2 फर्स्ट इक्वेशन था, I3 इक्वल टू I4, तो ये मैं निकाल चुका हूं कि I1 बराबर होता है I2 का और क्या बराबर होता है इक्वेशन I3 इक्वल टू I4, ये दोनों कट जाता है, अर्थात क्या हुआ P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ने समझाया कि उनके आसन्न भुजाओं का जो अनुपात है वो अन्य आसन्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि ये इस तरह से एक ब्रिज का काम करता है, इस तरह से क्या काम करता है, ब्रिज का काम करता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। हम इनका उपयोग कहां पर करते हैं, मीटर सेतु में करते हैं, कैरी फास्फोर ब्रांड में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम करते हैं। तो इस तरह से व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। वीडियो इसका जो गणितीय प्रॉब्लम में करेंगे जिसमें आएगा किरचॉफ का नियम
और दूसरा आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। 4 नंबर में व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम से संबंधित हमारे गणित जो आता है प्रतिरोध में, उनको हम अगला वीडियो में करेंगे।